वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडजस्टमेंट एंट्रीज। जो मेरा बैलेंस शीट का कोर्स है वो मैं साथ साथ चलवाता रहूंगा। उसमें वीडियोस आते रहेंगे। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तीसरा वीडियो कल आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको भी जरूर देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, आज इसका पहला लेक्चर है। इसमें कितने लेक्चर्स लगेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए काफी सारी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चैप्टर की। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लेक्चर्स लगेंगे। आज मैं आपका एक अच्छे से बेस बना दूंगा इस चैप्टर का। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन पर आऊंगा। मगर अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, आपको नहीं पता कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है। ठीक है जी, तो बिल्कुल जीरो लेवल से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप मेरे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाता रहूं यूट्यूब पर। एक सेकेंड। तो चलिए इस चैप्टर का बेस बनाना शुरू करता हूं। अब मैं अगले 5-10 मिनट आपको बोलूंगा ना, जो आप बस उसको सुनते रहिए, और जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, यानी कि अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन है। एक क्या मतलब, किसी भी बिजनेसमैन की बात करें आप, किसी भी बिजनेसमैन का अगर मैं पूछूं आपसे कि उसका मोटिव क्या होता है बिजनेस करने के पीछे, उसका मोटिव क्या है, उसका गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य कुछ भी हो, मगर हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहता है। यानी कि वो चाहता है उसके बिजनेस से वो प्रॉफिट कमाए, मुनाफा कमाए। ये हर बिजनेसमैन की इच्छा होती है। अब बिजनेसमैन को यह भी पता होता है कि हो सकता है कि बिजनेस में उसको लॉस भी हो। यह हर बिजनेसमैन को पता होता है। ठीक है जी। अब क्योंकि बिजनेस तो लगातार चलता रहता है, देखिए बिजनेस तो कल भी चल रहा था, बिजनेस आज भी चलेगा, और आने वाले समय में भी लगातार चलता रहेगा, बिजनेस नहीं रुकता। तो अब हम बात यह आती है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है या फिर बिजनेस को लॉस हुआ है, ये हम कब कैलकुलेट करें, कौन से दिन हम बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, क्योंकि बिजनेस तो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को, बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को डिवाइड कर देते हैं अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड में जो यूजुअली 12 महीने की होती है, जो यूजुअली कितने महीने की होती है, 12 महीने की, जो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और ये खत्म होती है 31 मार्च को। इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को हमने 12-12 महीनों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर सकें, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये हम पता कर सकें। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, आपको पता हो कि किसी बिजनेस की इनकम कितनी है और उस बिजनेस में खर्चे कितने हुए हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेस को लॉस हुआ है। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट हुआ है। अगर इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो बिजनेस को लॉस हुआ है। ठीक है जी। अब बात आती है कि जो मैंने आपको बताया कि हम अकाउंटिंग पीरियड को क्या, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को हमने डिवाइड कर दिया 12 महीनों में, ताकि हम बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल सके। ठीक है जी। कैसे निकाला जाता है, देखिए सीधी सी बात है, हम पूरे साल भर, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीनों में बिजनेस की जितनी भी इनकम हुई है, बिजनेस की जितनी भी इनकम हुई है उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। साथ ही साथ इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बिजनेस के जितने भी खर्चे हुए हैं, बिजनेस के जितने भी खर्चे हुए हैं उनकी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री पास करते हैं और लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है जी। यानी कि बिजनेस में होने वाली सभी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब ही क्या है, जर्नल एंट्री पास करना। और जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम उनकी लेजर पोस्टिंग भी करते हैं, यानी कि हम उनके अकाउंट्स भी बनाते हैं। ठीक है जी। अब जब 31 मार्च आता है, 31 मार्च आता है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड का जो लास्ट दिन है 31 मार्च, जब एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, इस दिन हम फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है
ये जो हमने लेजर पोस्टिंग करी है, अकाउंट्स बनाई है, उनकी उन अकाउंट्स की समरी बैलेंस बताता है ये हमको, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। मैं एक बार दिखा भी दूं, ये आपको पता भी होगा, ये है ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए पूरे साल भर में, उनका लेखा जोखा यानी कि उनका समरी। ठीक है जी, अब इस पर मैं आऊंगा कि ये होता क्या है। पहले आप बस अभी बेस बनाइए, अभी जस्ट मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं कि हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी इनकम हमने कमाई थी पूरे साल भर में, उसको हम क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं, और जितने भी खर्चे हुए थे पूरे साल भर में, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, हम उन एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पर लिख देते हैं। अब अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, वही लॉजिक, वही सेम लॉजिक। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो बिजनेस को लॉस हुआ होगा। ये हमको कैसे पता चला, जब हमने ट्रायल बैलेंस से इनकम्स उठाई और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ऐसे ही एक्सपेंसेस उठाए और हमने यहां पर डेबिट साइड पर लिख दिए, तो हमको पता चल गया कि बिजनेस को प्रॉफिट है या फिर बिजनेस लॉस में है। ठीक है जी, और ऐसे ही हम 31 मार्च को ही क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट, जिसमें जैसे कि मैंने आपसे चर्चा भी करी थी कि बैलेंस शीट होती है एक दिन की। वो दिन कौन सा होता है, 31 मार्च। 31 मार्च के दिन की बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि बिजनेस के पास कौन कौन से एसेट्स थे 31 मार्च को, और बिजनेस के ऊपर कौन कौन सी लाइबिलिटीज थी 31 मार्च को। ठीक है जी, तो आपने देखा कि हमने पूरे साल भर में इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा, फिर हमने उनकी समरी बनाई, और उस समरी से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जिससे हमको पता चल गया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेस को लॉस हुआ है। बस ये इतनी सिंपल सी बात है, यही सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस तो यही है, मगर इस सीक्वेंस में कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई अभी तक कि हम पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने में बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब हम उनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब जर्नल एंट्रीज करी हैं तो हम उनकी लेजर पोस्टिंग भी करते हैं। अब लेजर पोस्टिंग करी है यानी कि हमने उनके अकाउंट्स बनाए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, ईयर एंड होने पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब जाकर हम प्रॉफिट या फिर लॉस तक पहुंच पाते हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपको यह बोलूं कि ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज है कि ईयर एंड होने तक कुछ इनकम्स और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अभी छूट गए हैं, जिनको रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया है, यानी कि ना उनकी जर्नल एंट्रीज पास हुई है, ना ही उनकी लेजर पोस्टिंग हुई है। अब जर्नल एंट्रीज पास नहीं हुई और लेजर पोस्टिंग नहीं हुई, इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस में भी एंटर नहीं हुए, अभी तक ट्रायल बैलेंस में नहीं आए हैं। इसका मतलब आपने जो ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, वो आपको सही आंसर नहीं देगा, गलत आंसर देगा, क्योंकि कुछ इनकम्स और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। उनकी ना जनरल एंट्रीज पास करी गई है, ना ही लेजर पोस्टिंग करी गई है। तो अब बिल्कुल सही समय है, 31 मार्च का दिन सही समय है कि उनको रिकॉर्ड कर लो। इनकम्स को भी रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लो, ताकि आप सही प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंच सकें। अगर आप सारी इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो आप सही प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंच पाएंगे। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो छूट गई हैं, जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं करा, और कुछ एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं जो छूट गए हैं, जिनको आपने अभी रिकॉर्ड नहीं करा। सिमिलरली ये सिचुएशन भी होती है कि कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो इस अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है, मगर आपने उनको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, उस इनकम को हटाओगे। क्यों हटाओगे, क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है, मगर आपने उसको इनकम दिखा रखा है, इनकम की तरह आपने उनकी एंट्री करी हुई है। तो अब आपका क्या करना होगा, उस इनकम को हटाना होगा। सिमिलरली कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको आपने जो ये नहीं है, आपने उनको एक्सपेंस के रूप में दिखाया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, उस एक्सपेंस को हटा दोगे। सिंपल सी बात है। तो जैसा कि मैंने बताया, 31 मार्च ही वो दिन है जब हम इनको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब, जो आपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करा है, उनको रिकॉर्ड कर लो। इसी को एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। बिल्कुल मैंने आपको सिंपल कर शब्दों में बता दिया।
कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। अभी तो इसके हम जब एग्जांपल्स लेंगे तो और ये चैप्टर खुलेगा। तो मैंने आपके सामने अभी इसकी एक फ्रेमवर्क रख दिया कि होता क्या है। अब क्या होगा, हम 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जो इनकम्स और एक्सपेंसेस छूट गए थे उनको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि उनकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, उनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, और उसके बाद हम एडजस्टेड क्या बनाएंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसके अंदर सभी प्रकार की जो इनकम है और एक्सपेंसेस है वो इसमें आज आ जाएंगे, यानी कि उन सभी को हम इसमें डाल देंगे, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो ट्रायल बैलेंस होगा इसमें सभी प्रकार के इनकम और एक्सपेंसेस आ गए हैं। अब जब ये अपडेट हो गया है, एडजस्ट हो गया है, तो इससे बनने वाला जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो हमको करेक्ट बिजनेस का प्रॉफिट बताएगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेस को लॉस हुआ है। और जब ट्रायल बैलेंस सही हो गया है, करेक्ट हो गया है, एडजस्ट हो गया है, तो इससे बनने वाली जो बैलेंस शीट है वो भी एकदम सही बनेगी। तो बस हमारा फोकस क्या होगा कि 31 मार्च को हमको कुछ एडजस्टमेंट करनी है, कुछ इनकम से ऐसी बिजनेस की, कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको हमको रिकॉर्ड करना है, जो छूट गए थे, जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था अभी तक। बस इतना सिंपल सी बात है। तो इन्हीं को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं, जो हम 31 मार्च को जो इनकम और एक्सपेंसेस छूट गए हैं उनको हम वापस रिकॉर्ड करते हैं। इन्हीं को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। और बिना एडजस्टमेंट एंट्रीज के आप सही ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे। सही ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी गलत बनेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा प्रमोशन कर देता हूं अपने कोर्स का। अगर आप मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें इनरोलमेंट चाहते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से अकाउंट्स को समझाया है, पूरी बारीकी से, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप गूगल प्ले पर सर्च करिए। गूगल प्ले स्टोर जो होता है, द कॉमर्स टीचर, आपको मेरी एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको आप इंस्टॉल करिए, आप फिर उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो अब मैं ना पिक करता हूं एक्सपेंसेस को। पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं ताकि हम धीरे धीरे इस चैप्टर को और अच्छे से खोल सकें। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, एक्सपेंसेस बिजनेस के द्वारा किए गए वो खर्चे जिससे मिलने वाला बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाता है। अकाउंटिंग पीरियड जो यूजुअली 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगर बिजनेस ने कुछ ऐसे एक्सपेंस करे हैं जिनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो रहा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं? बेनिफिट्स अगर कंज्यूम हो जाएगा तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाते हैं। अब ये बेनिफिट कंज्यूम होने का क्या मतलब है? एक सिंपल सी बात बताइए मुझे। आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपने खाना खाया। खाना खाया का मतलब आपने वहां पर जाके डिनर करा या लंच करा। अब क्योंकि आपने वहां पर खाना खा लिया है, तो इसका मतलब अब आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। खाने का बिल आएगा, अब उस बिल की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। ये खर्चा क्यों बना? क्योंकि आपने बेनिफिट्स कंज्यूम करे। बेनिफिट्स क्या थे? आपने खाना खाया। सिमिलरली बिजनेस को चलाने के लिए भी ना काफी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो अगर उन एक्सपेंसेस से होने वाले बेनिफिट्स बिजनेस को एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाते हैं, वो बेनिफिट्स अगर, तो उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इसका पहले एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस है तो इसमें कुछ इंप्लॉयज भी काम करते होंगे। ठीक है जी, इंप्लॉयज भी काम करते होंगे। मान लीजिए ये पूरा 1 महीना अप्रैल का इंप्लॉयज ने काम करा। पूरा 1 महीना इंप्लॉयज ने क्या करा? काम करा। 1 महीना, यानी कि वर्क वहां पर हुआ अप्रैल के महीने में। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या हो गया? बिजनेस ने बेनिफिट कंज्यूम कर लिए, अपने एम्प्लॉयज से काम करवाया। इसका मतलब अपने एम्प्लॉयज से सर्विसेज ली। सर्विस ली का मतलब बिजनेस को बेनिफिट्स हुए। बेनिफिट्स कंज्यूम हो गया ना, पूरा 1 महीने का बेनिफिट कंज्यूम हो गया। तो अब बिजनेस की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या दायित्व है बिजनेस का? बिजनेस की ये ऑब्लिगेशन है कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करो। क्यों? क्योंकि आपने बेनिफिट कंज्यूम करे हैं।
बेनिफिट क्या है, आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया, इस वजह से ये आपके लिए सैलरी का एक्सपेंस बन गया। सेम चीज अप्लाई होगी अगले महीने भी। आप अपने एम्प्लॉय से एक महीना काम करवाया तो इसका मतलब आपने अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली तो इसका मतलब अब आपको उसकी पेमेंट करनी होगी, वो आपके लिए एक खर्चा बन गया है। और ये थ्रू आउट पूरे साल भर ऐसे ही चलता रहेगा, पूरे साल भर चलेगा, है ना। आप हर महीने अपने एम्प्लॉय से काम करवाएंगे तो उसकी पेमेंट भी करनी होगी, क्योंकि आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है। ये यहां पर आके रुक जाएगा, तभी तो मैंने बोला कि बेनिफिट्स एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अकाउंटिंग पीरियड खत्म, अगला दिन अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, उसकी अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर बेनिफिट्स एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाएंगे किसी खर्चे के, तो वो खर्चा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट, ये जो मैंने आपको एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये इसलिए समझाया ताकि मैं आपको अगले पॉइंट पर लेके जा सकूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूंगा। ये मार्च का मंथ है और ये अप्रैल का मंथ है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 मार्च और ये 31 मार्च, ये पूरा एक महीना। सिमिलरली ये 1 अप्रैल है और ये 30 अप्रैल है। ठीक है, ये पूरा एक महीना। मान लो आपने आपने नहीं, बिजनेस का एग्जांपल ही लेते हैं कि एक बिजनेस है, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज से पूरा एक महीना मार्च के महीने में काम करवाया। क्या करवाया? काम करवाया। ठीक है, यानी कि बिजनेस ने बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए, बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए क्योंकि काम हो गया ना, पूरा एक महीना काम करवाया। अब बिजनेस की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या दायित्व है? बिजनेस की ये ऑब्लिगेशन है कि अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करो। अब मान लो ये जो बिजनेस ने काम करवाया ना, इसकी पेमेंट यानी कि जो सैलरी पेमेंट करी जाएगी एम्प्लॉइज को, वो करी जा रही है अगले महीने 10 तारीख को, 10 अप्रैल को सैलरी पे करी जा रही है, सैलरी की पेमेंट करी जाएगी, पेमेंट करी जाएगी। अब मेरा आपसे यहां पर यह सवाल है, आप मुझे ये बताइए, ये जो खर्चा हुआ है, खर्चा तो हुआ है, ये तो कंफर्म है क्योंकि आपने बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो खर्चा हुआ है सैलरी का, ये मार्च महीने का है या फिर अप्रैल के महीने का है? पेमेंट आपने याद रखिएगा, सैलरी की पेमेंट करी है अप्रैल में। अब आप मुझे ये बताइए, ये खर्चा मार्च महीने का है या फिर अप्रैल के महीने का है? मुझे आप ये साफ साफ सोच कर बताइए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं, जिस दिन हमारी जेब खाली होती है हम सोचते हैं उस दिन हमारा खर्चा हुआ है। तो आप लॉजिक लगाइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपके दिमाग में आंसर ये आ रहा है कि क्योंकि बिजनेस ने पेमेंट करी है 10 अप्रैल को सैलरी की, तो ये अप्रैल का खर्चा है, तो ये गलत लॉजिक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम खर्चा तब मानते हैं जब हमारी जेब खाली होती है। तो अगर बिजनेस ने पेमेंट करी है अप्रैल में, तो ये तो अप्रैल का खर्चा होना चाहिए। इसका आंसर है कि ये अप्रैल का खर्चा नहीं है, ये है मार्च का खर्चा, मार्च के मंथ का खर्चा है। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, बेनिफिट्स आपने ले लिए, तो ये मार्च का खर्चा बन जाएगा, मार्च का एक्सपेंस बन जाएगा। भले ही पेमेंट इसकी अगले महीने करे हो आप, मगर खर्चा तो ये मार्च का कहलाएगा क्योंकि मार्च में आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया। आप किसी भी एक्सपेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, मैं सैलरी का एग्जांपल ले रहा हूं। आप यहां पर दूसरा एक्सपेंस भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप रेंट का एक्सपेंस ले लीजिए। आपने पूरा एक महीना कोई प्रॉपर्टी है रेंट पर ली थी, आपने एक महीना उसको यूज करा। अब जैसे ही वो आपने एक महीना यूज कर लिया, तो वो अब आपके लिए क्या कहलाएगी? वो आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा, भले ही आप उसकी पेमेंट अगले महीने करो। तो जिस टाइम पीरियड में आप बेनिफिट्स कंज्यूम कर रहे हो, वो उस टाइम पीरियड का खर्चा बन जाता है, भले ही पेमेंट उसकी बाद में करी जाए। यही चीज हमको कौन सिखाता है? यही चीज हमें सिखाई जाती है अक्रूवल कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, अभी जो जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, ये क्या होते हैं इस पर हम आएंगे। पहले इस पर देखिए कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है। द अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज a foundational accounting principle requiring revenue and expenses to be recorded when they are earned or incurred rather than when cash is actually exchanged। देखिए इसी का हिंदी वर्जन में नीचे लिखा है। अभी क्योंकि हम एक्सपेंस समझ रहे हैं तो सिर्फ एक्सपेंस की के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। वो एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करो जब वो इंकर्ड हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इंकर्ड हो जाए, यानी कि एक्सपेंसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो इंकर्ड हो जाएंगे। इंकर्ड का क्या मतलब होता है, यानी कि जब आप बेनिफिट्स बेनिफिट्स कंज्यूम करेंगे तब आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि तब जब आपकी जेब से कैश जाए। यानी कि जो मेरा एग्जांपल था, कैश कब जा रहा था, अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल का खर्चा नहीं मानना, साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जब कैश जाए तब रिकॉर्ड करना है जब वो इंकर्ड हो रहा है। इंकर्ड का मतलब जब बेनिफिट्स कंज्यूम हो रहा है। तो ये पॉइंट हमें किसने सिखाया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या नाम है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसने भी हमको लगभग यही चीज बताई। क्या बताया कि जो इनकम कमाई है ना उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी उसी साल रिकॉर्ड करो। जो आपने इनकम कमाई है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी उसी साल में रिकॉर्ड करो, उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करो। ठीक है जी, मैं इसी एग्जांपल पर आता हूं। मान लो ये जो एम्प्लॉयज की सैलरी थी ये थी 30,000 रुपए। ठीक है, 30,000 रुपए की सैलरी थी। ठीक है, मान लो ये जो बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस है। इस बिजनेस ने मार्च के महीने में सेल करी 1 लाख रुपए की। यानी कि बिजनेस की इनकम हुई 1 लाख रुपए की, बिजनेस ने कमाई करी 1 लाख रुपए की। और इस इनकम को कमाने में बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। कुछ एक्सपेंसेस हुए, टोटल एक्सपेंसेस हैं, मान के चलते हैं 50,000 रुपए के एक्सपेंसेस हैं। 50,000 रुपए के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इस 50,000 रुपए में अभी तक हमने ये 30,000 रुपए जो सैलरी की पेमेंट है ये इंक्लूड नहीं करा। सैलरी की जो पेमेंट है जो अगले महीने होगी इसको इंक्लूड हमने नहीं करा। ठीक है, अभी इंक्लूड नहीं करा तो इसको हटा ही देता हूं अभी फिलहाल। अभी तक हमने सैलरी को इंक्लूड नहीं करा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये सही प्रॉफिट आ रहा है? मार्च के महीने का ये सही प्रॉफिट आएगा? 50,000 रुपए, 1 लाख में से 50,000 गए तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। क्या ये सही प्रॉफिट है? इसका आंसर है नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ने हमें यह बताया कि जिस टाइम पीरियड की इनकम है ना, जिस टाइम पीरियड की इनकम है, इस इनकम को अर्न करने के लिए, इस इनकम को कमाने के लिए जो जो खर्चे हुए हैं ना वो इसी टाइम पीरियड में आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो ये जो सैलरी की पेमेंट है 30,000 रुपए की, भले ही आप अगले महीने पे कर रहे हो, मगर ये जो आपने 1 लाख रुपए की सेल करी है ना, ये इंप्लॉइज से काम करवाने की वजह से करी है। बेनिफिट्स आपने इंप्लॉइज से लिए थे, उनसे काम करवा के, वो मार्च मंथ में लिए थे। अगर ये इंप्लॉइज काम नहीं करते तो आपकी सेल नहीं हो पाती 1 लाख रुपए की। ये सेल सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि इंप्लॉइज ने काम करा आपके लिए। ठीक है, तो ये जो खर्चा है 30,000 रुपए का, ये भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि इस इनकम को कमाने के लिए ये खर्चा हुआ है। भले ही पेमेंट आपने अगले महीने करी हो, इट डजेंट मैटर। पेमेंट आप अगले महीने करो या उसके भी अगले महीने करो, बस हमको ये देखना है कि बेनिफिट्स कब कंज्यूम हो रहे हैं। तो एक्सपेंस को ना आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। एक्सपेंस जब भी आए तो बस आपको ये देखना है कि बेनिफिट्स कब कंज्यूम हुए हैं। बेनिफिट्स कब कंज्यूम हुए, ना कि ये देखना कि पेमेंट कब हुई है। तो इसमें से हम सैलरी भी माइनस कर देंगे 30,000 रुपए की। तो अब जो रियल प्रॉफिट है वो होगा 20,000 रुपए। ये सही प्रॉफिट है। कब का? मार्च के मंथ का। मार्च के मंथ का। ठीक है जी, अब मैं आता हूं अपने उसी पॉइंट पर
क्योंकि यहां से अब चैप्टर खुलना शुरू हो गया है। कुछ कुछ बातें अब आपको लॉजिकल लगेंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ने भी हमको वही बात बताई है एक तरीके से कि एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करिए उसी टाइम पीरियड में जिसमें आपने इनकम जनरेट करी है। ठीक है, अब यहीं पर मैं कुछ चीजें इसमें ऐड कर देता हूं। यह है आपके सामने एक अकाउंटिंग पीरियड। ये आपके सामने एक अकाउंटिंग पीरियड है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 मार्च तक जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं 2025-26 का अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ये अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ 1 अप्रैल 2025 को और खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। और ये अकाउंटिंग पीरियड मान के चलते हैं 2026-27 का, यानी कि इसका अगला अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूंगा, आपको जवाब देना है उसका। ये मार्च का महीना है ना। ये पूरा ये जो मंथ है ये कब का है? ये मार्च का महीना है। ठीक है, मार्च के महीने में आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कोई भी एक्सपेंस ले सकते हैं। मैं सैलरी का एग्जांपल ले रहा हूं। मार्च के महीने में आपने, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज से काम करवाया। ठीक है, हम एक बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं और ये उस बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है और मैं उस बिजनेस की चर्चा कर रहा हूं आपसे। ठीक है, बिजनेस ने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज से इस पूरे मार्च के महीने में काम करवाया, यानी कि वर्क करवाया। इसका मतलब बिजनेस ने बेनिफिट कंज्यूम कर लिए पूरे मार्च के महीने में। ठीक है जी, और बिजनेस इनकी पेमेंट करेगा 10 अप्रैल को, यानी कि इस दिन को मान के चलते हैं, इस दिन को पेमेंट करेगा। यानी कि जो सैलरी की पेमेंट करी जाएगी वो करी जाएगी इस दिन। और सैलरी है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की सैलरी है। और जैसे कि अभी हमने प्रूव करा था कि हम बेनिफिट्स देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि पेमेंट कब करी गई है। तो उस हिसाब से ये खर्चा कब का बना? ये खर्चा बना इस अकाउंटिंग पीरियड का। भले ही पेमेंट अगले अकाउंटिंग पीरियड में करी जा रही है, 2026-27 में पेमेंट करी जा रही है अप्रैल के महीने में, मगर ये खर्चा कहलाएगा इस अकाउंटिंग पीरियड का 2025-26 का, क्योंकि आपने काम करवाया है 2025-26 के मार्च के महीने में। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बोलूं आपने इसको खर्चा मान लिया है, खर्चे का नाम क्या है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने इसको खर्चा मान लिया है और खर्चे का नाम है सैलरी, सैलरी। अगर आपने इसको खर्चा मान लिया है तो अगर मैं आपको बोलूं इसकी आप जर्नल एंट्री पास करके बताओ, तो क्या आप जर्नल एंट्री पास कर पाओगे? सिंपल सा लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या होता है एक्सपेंसेस का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, हम 31 मार्च को बैठे हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज करना चाहते हैं। हमको पता चला है कि खर्चा मार्च महीने का है, इसकी पेमेंट अगले महीने होगी अप्रैल में, अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, हमने इस सैलरी को, 1 लाख रुपए की सैलरी को खर्चा माना है, सैलरी का खर्चा माना है मार्च के महीने का। तो हम 31 मार्च को जर्नल एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना। हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो इसलिए हमने सैलरी का एक्सपेंस डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से। अब बात यह आती है कि क्रेडिट किसे किया जाए, क्योंकि आपको डुअल एस्पेक्ट तो पता ही होगा बिजनेस का, अकाउंटिंग का, कि अगर डेबिट किया है तो उसका क्रेडिट भी होगा। तो इसमें क्रेडिट किसको किया जाए? ये क्रेडिट किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी को। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आपने अपने एम्प्लॉय से मार्च के महीने में काम करवाया, तो अब आपकी ऑब्लिगेशन है, आपका दायित्व है कि उनको सैलरी पे करो। मगर आपने 31 मार्च तक उनकी सैलरी पे नहीं करी, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? एक लायबिलिटी, उधार। उधार क्यों? क्योंकि मां, आपने अगर किसी को पैसे देने थे, आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो आपके लिए उधार है ना, बर्डन है आपके ऊपर। तो ये जो सैलरी आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करी है सैलरी की, तो वो सैलरी आपके लिए क्या है? एक उधार। और उस उधार का नाम है आउट स्टैंडिंग सैलरी।
आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है आपके लिए? एक लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि उधार। और जब उधार है तो इसको रिकॉर्ड भी तो करना होगा। 1 लाख रुपए का उधार है तो इसको रिकॉर्ड भी तो करना होगा। बिल्कुल करेंगे। और लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए इस एंट्री को हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की जगह आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने? 1 लाख रुपए से। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम फॉर्मेट प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ करेंगे। अभी जस्ट आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये कैसे काम करता है, एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है। ठीक है, तो ये जो हमने जर्नल एंट्री पास करी है यही है एडजस्टमेंट एंट्री, यही है एडजस्टमेंट एंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, वो इनकम्स और एक्सपेंसेस जो छूट गए हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री है जो अभी जो पास करी है उससे हमने क्या करा, उस छूटी हुई एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, है ना। तो एक सेकेंड, तो अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज की जो डेफिनेशन है उस पर आपको लेकर आऊं, पहले इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। क्यों करते हैं? टू रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस विच हैव बीन अर्न और इंकर्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम इसलिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं क्योंकि ये वो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी तक नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिनको अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपके लिए जर्नल एंट्री पास करी है, ये वाली जो जर्नल एंट्री पास करी है, ये क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री। अगर आप एक्सपेंस नहीं मानते तो ये छूट जाता, मार्च का खर्चा नहीं लिखते आप इसको अगर, तो आप क्या करते? अप्रैल का खर्चा इसको मान लेते, तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए हमने इसको जल्दी क्या करा, इसको सैलरी अकाउंट डेबिट करके मार्च का खर्चा इसको दिखाया। अब इससे क्या होगा, आपका रिकॉर्डिंग भी हो गई, इसके बाद आप लेजर पोस्टिंग करेंगे और फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस जब बना लेंगे तो फिर क्या होगा, आप करेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस को रियल प्रॉफिट क्या है, या फिर कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेस को लॉस हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूं, अब एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चलता हूं। ठीक है जी, अब आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए हमने एक्सपेंस की पेमेंट करी मार्च के महीने में एडवांस में। मान लेते हैं हमने एडवांस रेंट पे करा, हमने बिजनेस के लिए एक ऑफिस लिया रेंट पर, ठीक है, जिसकी एडवांस में पेमेंट कर दी, रेंट की पेमेंट कर दी एडवांस में मार्च के महीने में 30,000 रुपए। अब क्योंकि एडवांस में पेमेंट करी, इसका मतलब हमने पेमेंट पहले कर दी है। और ये जो ऑफिस हम ऑफिस जो हम ऑक्यूपाई करेंगे ना, यानी कि यूज करेंगे, वो करेंगे अगले महीने यानी कि अप्रैल में। ऑफिस यूज करेंगे हम अप्रैल में, इसका मतलब जो ऑफिस आप यूज कर रहे हैं इससे आपको बेनिफिट मिलेगा अगले महीने। बेनिफिट कब मिलेगा? अगले महीने। बेनिफिट अगले महीने यानी कि अप्रैल में मिल रहा है, इसका मतलब आपके लिए ये खर्चा कब बनेगा? अप्रैल में या मार्च में? आपने पेमेंट भले ही मार्च में कर दी है, मगर जो मैंने आपको बताया था ना, जिस महीने जिस पीरियड में आपने बेनिफिट कंज्यूम कर रहे हैं, बस उसी पीरियड के लिए वो एक्सपेंस बनेगा। तो ये अप्रैल का एक्सपेंस बन जाएगा।
भले ही आपने पेमेंट पहले कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी, और जब जब आप एडवांस में पेमेंट करते हैं किसी भी खर्चे की और उस खर्चे का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, तो वो आपके लिए बन जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? करंट एसेट। ठीक है ना? प्रीपेड, ये क्या बन गया आपके लिए? प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। और प्रीपेड रेंट क्या होता है? करंट एसेट। और करंट एसेट है, इसका मतलब एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर मैं 31 मार्च की बात करूं, 31 मार्च को मैं एडजस्टमेंट करना चाहूं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहूं इस 30,000 रुपए की, क्योंकि बिजनेस ने 30,000 रुपए पे करे हैं और इस 30,000 रुपए का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो बिजनेस के लिए ये बन गया प्रीपेड रेंट। और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, 30,000 रुपए। तो प्रीपेड रेंट को हम 31 अप्रैल को 30,000 रुपए से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे प्रीपेड रेंट को। क्यों? क्योंकि ये करंट एसेट है। करंट एसेट क्यों है? क्योंकि आपको ये फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, अगले 12 महीनों के अंदर इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो एडवांस रेंट पे करा गया है, ये बिजनेस के लिए 31 मार्च को अगर हम देखें तो खर्चा नहीं है, ये बिजनेस के लिए करंट एसेट है। अब क्योंकि हमने डेबिट करा है, तो क्रेडिट किसे करेंगे? सिंपल सा है इसमें, तो क्रेडिट तो आप जो आपने कैश से पेमेंट करी है तो कैश को करें, अगर बैंक से पेमेंट करी है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया 30,000 रुपए से। तो ये बन गई आपकी। अब जब मान लीजिए ये जो, अब जब 30 अप्रैल आएगा ना, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को क्या होगा? आप पूरा एक महीना इस ऑफिस को कंज्यूम कर चुके होंगे, यानी कि इस ऑफिस को आप यूज कर चुके होंगे, इससे बेनिफिट आप ले चुके होंगे। तो 30 अप्रैल को जैसे ही आपने इस ऑफिस को यूज कर लिया, पूरा इससे मिलने वाला बेनिफिट कंज्यूम हो गया, तो अब आप जनरल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए वो एक्सपेंस बन गया है। 30 अप्रैल को वो आपके लिए एक्सपेंस बन गया है, तो अब आप उसको रेंट अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपए। कब करा जा रहा है ये? 30 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि पूरा बेनिफिट कंज्यूम हो गया है, अब वो आपके लिए खर्चा बन गया है। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड। और ये जो प्रीपेड रेंट था, ये जो आपका एसेट बना था, वो भी तो खत्म हो गया है ना? वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। प्रीपेड रेंट 30,000 रुपए। क्योंकि आपने ये जो प्रीपेड रेंट है ये अब आपका कंज्यूम हो गया है, तो इसलिए आप इस एसेट को हटा देंगे। अब वो आपके लिए खर्चा बन गया है एक्चुअल में, क्योंकि आपने बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। तो देखिए इसमें ना आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है, सिंपल लॉजिक लगाना है आपको। अगर आप एक्सपेंस के बारे में सोचेंगे, एक्सपेंस के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको बेनिफिट्स के बारे में सोचना होगा कि बेनिफिट्स कम कब कंज्यूम किए गए हैं। जिस टाइम पीरियड में बेनिफिट्स कंज्यूम हुए, वो उसी का खर्चा बन जाएगा। ये हमको अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने भी समझाया और यही चीज हमको मैचिंग कॉन्सेप्ट ने भी बताई। तो अभी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं वो समझा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में भी समझा। जस्ट मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया है। तो जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनको तो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अक्रूड इनकम क्या है और अनअर्न इनकम क्या है, और जो बाकी की एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में। और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, यानी कि सिर्फ आपको झलक दिखाई है कि ये होता क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।